नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1997 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं और यह प्रश्न पत्र हमारी जो है आगामी परीक्षा प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, जो मध्य प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षा हुआ करती थी उसमें जो प्रश्नों का स्तर है वो उतना टफ नहीं है, इसलिए जहाँ पर बहुत व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ पे इसकी व्याख्या करेंगे और नहीं तो प्रश्नों को बस उनके उत्तर देते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि ये प्रश्न जो है जब उत्तर प्रदेश का और राजस्थान और जो है आप छत्तीसगढ़ झारखंड के मेरे प्रश्न पत्र देख लेंगे तो आपको मिलेगा कि ये वही प्रश्न बार बार रिवाइज हुए हैं और बस इसका ये है कि आप इसको थोड़ा सा फास्ट रिवीजन के लिए कर सकते हैं और इससे क्या है कि आपका रिवीजन अच्छा जो प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो का पहला प्रश्न, संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये जीन बोंदा ने दिया था, जो कि फ्रांस के थे। राजनीति शब्द में एकत्ववाद का अर्थ है संपूर्ण शक्ति एक ही केंद्र बिंदु पर एकत्रित है। समुदायों में राज्य को संप्रभु माना जाता है, क्यों? क्योंकि राज्य के पास विधि निर्माण और दंड देने की शक्ति है। संप्रभुता कानून के नियंत्रण से रहित नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है। तो यह परिभाषा है बोंदा की। बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो सापेक्ष है। ये देखिए सारे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, पहले भी ये प्रश्न सारे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? तो हाब्स नहीं मानते, क्योंकि हाब्स हीगल ये जो है आपके एकत्ववादी विचारक हैं। किसके विचारों में संप्रभुता के दार्शनिक विचार की झलक मिलती है? तो साथियों रूसो के विचारों में संप्रभुता के दार्शनिक विचारों की झलक मिलती है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्रपूर्ण, कलुषित, पशुवत और क्षणिक था। तो ये ऐसी अवस्था का वर्णन हाब्स ने किया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमति की निरंतरता का विचार किसने दिया? तो शायद सहमति के निरंतरता का विचार जॉन लॉक ने दिया था। लेवियथन किसने लिखा? तो लेवियथन हाब्स की रचना है और 1651 में लिखी थी। राजनीतिक जागरूकता को राज्य की उत्पत्ति में सहायक किसने ठहराया? तो साथियों राजनीतिक जागरूकता को जो है राज्य में सहायक जो है विकासवादी सिद्धांत ने ठहराया है। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत निम्न में से किसकी चर्चा नहीं करता? तो देखिए वंश संबंध यानी रक्त संबंध, धर्म और विकास, इनकी चर्चा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में होती है। ईश्वरीय इच्छा शक्ति इसका नहीं, बल्कि ये दैवी सिद्धांत से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है। तो कौन मानता? मार्क्स मानते हैं। रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, सामान्य हित की, सामान्य चेतना का। राज्य को सिक्के चलाने और डाकघर खोलने का कार्य भी नहीं करना चाहिए। तो ये मानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। व्यक्तिवाद सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर ने किया था। राज्य केवल पर विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये कथन है जेएस मिल का। लोक कल्याणकारी राज्य का विचार किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रतीत होता है? तो साथियों ये पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रतीत होता है। निम्न में से कौन सा कार्य लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं है? वृद्धावस्था पेंशन देना है, बेरोजगारी भत्ता देना यह भी है, प्राकृतिक विपदा के समय मदद देना यह भी, श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहन देना ये लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना। राज्य के बढ़ते कार्यों के साथ स्वतंत्रता सीमित होती जाती है, ऐसा कौन मानता है? तो ऐसा व्यक्तिवादी मानते हैं। निम्न में से प्राकृतिक अधिकार का प्रवक्ता कौन है? तो लॉक है और उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात कही थी। राइट्स ऑफ मैन किसकी है? तो ये टॉमस पेन की रचना है। स्वतंत्रता का अर्थ है आत्म विकास की दशाएं।
निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं? तो साथियों लॉर्ड डी टैक्विले और लॉर्ड एक्टन जो है इसको मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। कानून की दृष्टि में समानता निम्न में से किसका आधार है? तो आनुपातिक समानता का आधार है। न्याय की अवधारणाओं में सबसे बाद में पैदा होने वाली अवधारणा है सामाजिक और आर्थिक न्याय की। भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता का विचार किसने दिया? तो साथियों ये जे.एस. मिल ने दिया था। प्रजातांत्रिक सरकार का उदय कब हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ है। निम्न में से प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध निर्वाचन। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का दोष क्या है? तो ये बहुत खर्चीला चुनाव होता है। तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर आधारित चुनाव का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें एक सदस्यीय सीटें होने के कारण ढेर सारी सीटों को बनाना पड़ता है, जिससे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है। इन सब कारणों से सरकार का खर्च, पार्टियों का खर्च बढ़ जाता है। इसलिए आलोचक खर्चीला चुनाव कहकर इसकी आलोचना करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा पक्षधर कौन था? तो जे.एस. मिल थे। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है प्रेस के ऊपर सरकारी अथवा गैर सरकारी दबाव ना हो। एक दलीय प्रणाली निम्न में से किसका लक्षण? तो साथियों एक दलीय प्रणाली आपके सर्वाधिकारी राज्य का लक्षण है। दबाव समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए कौन से साधन का उपयोग नहीं करते? साथियों चुनाव लड़ने का कार्य दबाव समूह नहीं बल्कि राजनीतिक दल करते, जबकि अनुनयन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों का समर्थन ये साधन अपनाते हैं। विकासशील राज्य में नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या? सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को ईमानदारी से लागू करना। राजनीतिक कार्यपालिका में परिवर्तन के साथ नौकरशाही को नहीं बदला जाता क्योंकि यह स्थायी है। लोकतांत्रिक और तानाशाही का सार दलों के नैतिक जीवन में निहित है। तो साथियों ये मानना है सिजमंड न्यूमैन का। मार्क्सवादियों का अंतिम ध्येय राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है। सभी प्रकार के समाजवादी कम से कम एक ध्येय पर सहमत थे, यह ध्येय था श्रमिकों का कल्याण। कौन समाजवादी नहीं है? तो देखिए एडम स्मिथ नहीं है क्योंकि ये उदारवादी विचारक है, और जी.डी.एच. कोल, सेंट साइमन और पोद्रा जो है समाजवादी हैं। उदारतावाद ने निम्न में से किसके विकास में सहायता पहुंचाई? तो उदारवाद ने पूंजीवाद के विकास में सहायता पहुंचाई है। प्रारंभिक समाजवादियों की आस्था किसमें थी? पूंजीवाद के सुधार में थी। दास कैपिटल किसने लिखा? तो साथियों दास कैपिटल आपके कार्ल मार्क्स की रचना है। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी किसमें विश्वास करते हैं? तो मार्क्सवादी क्रांति में विश्वास करते हैं। फाशीवादी दर्शन का स्वरूप कैसा है? तो ये सर्वाधिकारवादी है। उपयोगितावादियों ने किस प्रकार का वातावरण पैदा किया? तो उन्होंने सुधार का वातावरण पैदा किया। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता, यह किसने कहा था? तो ये उपयुक्त कथन बेंथम का है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। आदर्शवादियों का ध्येय क्या था? तो आदर्शवादियों का ध्येय जो है शक्तिशाली राज्य था। गांधीवाद एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है। जो कौन सा सिद्धांत है? न्यास का सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो साथियों फेबियन समाजवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ था। संविधान का कार्य क्या है? तो साथियों संविधान कार्य राजनीतिक शक्ति का गठन करना है। कठोर संविधान का अर्थ है संविधान में संशोधन कठोर बहुमत से ही हो सकता है। निम्न में से किसी संविधान का अंग नहीं माना जाता? देखिए साथियों अभिसमय संविधान का अंग है। न्यायिक निर्णय भी संविधान का अंग है। संवैधानिक संशोधन भी है। सर्वसम्मति से पास कानून ये संविधान का अंग नहीं है।
यह किस देश के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं? तो साथियों ये कहा जाता है ब्रिटेन के बारे में, और कहा है इसे फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार टाकविले ने कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। निम्न में से कौन सी शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है, प्रजातांत्रिक चुनाव यह भी आवश्यक है, अधिकार और स्वतंत्रताएं यह भी आवश्यक है, कुशल नौकरशाही संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है। ब्रिटेन में संसदात्मक प्रणाली की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों ये दिया जाता है ऐतिहासिक परिस्थितियों को। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध में। ये लगभग देखिए साथियों सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अध्यक्षात्मक सरकार का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से संयुक्त उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है? पार्लियामेंट में सभी मंत्री एक मत से बोलते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के प्रति। एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का क्या अर्थ होता है? साथियों केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया जाता है। सहयोगी संघवाद का अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच सहयोग। संघीय व्यवस्था किस प्रकार के देश के लिए उपयुक्त है? तो ये बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है। और संघीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? जैसे अमेरिका, कनाडा और भारत में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है इसकी कार्यकुशलता। स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन ही कुशल इकाइयों के रूप में असफल होने का कारण है। क्या कारण है इसका? अपर्याप्त धन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों इसकी अध्यक्षता जो है मेयर करता है। भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब स्थानांतरित हुआ? तो साथियों ये जो आपका स्थानांतरित हुआ है 1858 में। किसने दो राष्ट्र के सिद्धांतों को अपनाया? तो मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांतों को अपनाया था। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इन्होंने जो है 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? साथियों जो है चौरा चौरी घटना के बाद 1922 में। द्वैध शासन की स्थापना जो है 1919 को हुई थी और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार हुई है? प्रांतीय असेंबली द्वारा निर्वाचन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन है। भारतीय संविधान के किस खंड में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में उल्लेख किया गया है। 44वें संशोधन विधेयक द्वारा कौन से मूल अधिकार को समाप्त किया गया? तो संपत्ति का अधिकार किया गया है। भारत में मूलभूत अधिकारों की रक्षा का कार्य कौन करता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। मूलभूत अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन लाना। कुछ परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत मूलभूत अधिकारों के ऊपर माने जाएंगे। इसका आधार है 25वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन से निर्देशक सिद्धांतों का अंग नहीं है?
नागरिकों के लिए समान संहिता बनाना, ये 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत है। आर्टिकल नंबर कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह भी सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, यह भी सम्मिलित है। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? तो साथियों ये आपका 75(3) के अंतर्गत उत्तरदायी है। यदि भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह त्याग पत्र देगा किसको? उपराष्ट्रपति को। यह कौन तय करता है कि वित्त विधेयक है अथवा नहीं? लोकसभा का स्पीकर तय करता है अनुच्छेद 110 के तहत। भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो साथियों ये संसद करती है। कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता? तो भेजता उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है 80 सीटें हैं, पहले इसमें 85 थी, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद अब वर्तमान में 80 सीटें हैं। लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो साथियों 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। आमतौर से नीति के महत्वपूर्ण निर्णय कौन करता है? तो कैबिनेट करती है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो साथियों मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निम्न में से क्या सही नहीं है? मंत्री को प्रधानमंत्री से असहमत होने पर त्यागपत्र देना पड़ता, सही है। मंत्री गोपनीयता की शपथ से बंधे होते, यह भी सही है। मंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह भी सही। मंत्रिपरिषद नीति निर्धारक संस्था है, तो यह गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद नीति निर्धारक संस्था नहीं। नीति के महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 217 के तहत। न्यायिक समीक्षा कार्य तब करते हैं न्यायालय जब कोई मुकदमा न्यायालय के समक्ष आता है। विधि का शासन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो अच्छे कानून पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार का घोषणा पत्र कब स्वीकार किया? तो 10 दिसंबर 1948 को। भारतीय संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में क्या समानता है? दोनों में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका है। और साथियों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में भारतीय न्यायपालिकाओं को कितनी शक्ति प्राप्त है? तो इसको जो है भारतीय न्यायपालिकाओं को कम शक्ति प्राप्त है। इसी के साथ साथियों यह वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।